को स्टार्ट करते हैं। ओके। आज का वीडियो जो लेक्चर है वो तुम्हारा है क्या बोलते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे। ओके। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है सभी एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में। और तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो भी सेमेस्टर एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है। इंटरव्यू में भी यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमको। ठीक है। पेपर का नाम क्या है? डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है। एंड ट्रांसफार्मर। तो डीसी मशीन ट्रांसफर में हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिंगल फेज ट्रांसफर। क्या है पढ़ेंगे हम लोग? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। दैट इज अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। स्पाइडरमैन बड़ा वाला दीजिए। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग का टॉपिक है आज, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, लेकिन इसका बेसिक टर्म जानना जरूरी है। क्या क्या आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है। ओके। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए। पहले तो हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर। आप देखे हो ना ट्रांसफार्मर। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है पहले ये जानना है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? दिस इज स्टैटिक मशीन है। आप ट्रांसफार्मर देखे हो, ये सिंगल फेज है, इसलिए सिंगल फेज मतलब घर में जो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट है उस पे जो ऑपरेट होता है वही सिंगल फेज है। ठीक है। अगर थ्री फेज बोलेंगे तो आइधर 440 वोल्ट होगा, या फिर 11 kV जो आप स्टेप अप स्टेप डाउन जो करते हैं। ठीक है। तो 440 वोल्ट का होगा। तो यहाँ पे मेन है कि सिंगल फेज कहने का मतलब है 220 या 230 वोल्ट, और थ्री फेज जब बोलते हैं तो हम लोग 440 वोल्ट का जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। ये क्या है? स्टैटिक है। और इलेक्ट्रिकल क्या है? मशीन या इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी हो सकते हो। ट्रांसफार्मर स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है। ये क्या करता है? विच कन्वर्ट्स। ये कन्वर्ट करने का काम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करता है? फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे। क्या कन्वर्ट करता है? एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ठीक है। कांस्टेंट ये इसेंशियल कंडीशन है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मींस इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है। ओके। तो ट्रांसफार्मर का सबसे पहले डिफिनेशन पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन बोल सकते हो या डिवाइस भी बोल सकते हो, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होना इसेंशियल कंडीशन है। ठीक है। तो दैट इज द डिफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। आप यूज करते हो दो दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक सिंगल फेज होता है, एक थ्री फेज होता है। तो सिंगल फेज हम यूज करते हैं स्मॉल पर्पस, जहाँ पे लो वोल्टेज है, मान लो 220 वोल्ट है। तो आप जैसे डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हो ट्रांसफार्मर, जैसे स्टेबलाइजर में, टेलीविजन में, पहले टेलीविजन, फिर आपका चार्जर में भी लगा होता है। ठीक है। तो आप जितना भी घर में डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, वो जो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये तुम्हारा लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। तो पहला तो टर्म हो गया ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये जानेंगे हम लोग। ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ओके। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन पे पहले चलते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो है वो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है कुछ इसका, जब डायग्राम थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये रेक्टेंगुलर क्या है? कोर। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोर। इसको क्या बोलते हैं?
रेक्टेंगुलर कोर बोलते हैं। ओके। और ये किस चीज का बना होता है कोर? सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बना होता है। सिलिकॉन स्टील, SI मतलब सिलिकॉन, इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बना होता है। और ये कोर जो है, ये कोर को लेमिनेट किया जाता है। तो लेमिनेट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ट्रांसफार्मर आपको ऐसे। ठीक है, इसको लेमिनेशन किया गया है इसको यहाँ पे हम लोग लेमिनेट किए, दैट इज कॉल्ड लेमिनेटेड। तो क्या बोलते हैं? लेमिनेटेड कोर। द कोर को लेमिनेटेड किया गया है। तो सब पर्पस क्या है, लेमिनेट क्यों करते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है। ओके। तो लेमिनेटेड करते हैं कोर को, ये रेक्टेंगुलर कोर का बना होता है। और ये जो होता है आपका सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बना होता है। ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो कंस्ट्रक्शन जो होता है कुछ इस टाइप से होता है, जैसे एल टाइप होता है, एल होता है, और एक होता है इनवर्स एल। इनवर्स एल मतलब उल्टा एल। तो इसी जब दोनों इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां से ऐसे मिला करके, तो शेप हो जाता है आपका कुछ ऐसा। दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोर। तो ये जो है सिलिकॉन स्टील मटेरियल का एक छोटा छोटा पत्थर होता है, तो सीट होता है। इस सीट को क्या होता है, लेमिनेट किया जाता है, एक के ऊपर एक के वार्निश की हेल्प से, वार्निश होता है उससे चिपकाया जाता है। और इसको लेमिनेट करते हैं। तो सभी का अलग अलग पर्पस है, लेमिनेट क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है, या फिर सिलिकॉन स्टील मटेरियल का ही क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो हम लोग ये सब कुछ देखें। ओके, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इस जगह पे वाइंडिंग क्या रहता है। ठीक है, ये इस जगह पे क्या होता है, वाइंडिंग क्या रहता है, और इधर भी आपका वाइंडिंग लपेटा हुआ है ऐसे करके। ठीक है। तो ये हम लोग देखें, दैट इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपका कोर किस चीज का बना है, सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बना है। लेकिन आजकल जो ज्यादातर यूज होता है वो सीआरजीओ मटेरियल होता है। क्या होता है? सीआरजीओ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीआरजीओ क्या होता है? सीआरजीओ होता है कोल्ड रोल्ड, ठीक है, ग्रेन ग्रेन ओरिएंटेड, ग्रेन ओरिएंटेड। सीआरजीओ का फुल फॉर्म कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन स्टील बोला जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आजकल जो ज्यादातर यूज हो रहा है, सीआरजीओ को यूज किया जा रहा है। इसका मेन पर्पस है टू रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग इसका मटेरियल, मतलब सिलिकॉन बोलो या सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील मटेरियल बोलो, इसका मेन पर्पस क्या है, इट इज यूज टू रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर। इसका मेन पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस। अब ये सब बताएंगे हिस्टेरिसिस लॉस कहाँ से आ गया। तो मेन अभी कंस्ट्रक्शन पार्ट हो रहा है। तो ये जो कोर बना हुआ है सिलिकॉन स्टील या सीआरजीओ मटेरियल बोलते हैं, तो इसी का क्यों बना रहे हैं? इसका मेन रीजन है, इसमें हिस्टेरिसिस लॉस जो बनेगा, मतलब आयरन लॉस के अंदर दो लॉस होता है, एक हिस्टेरिसिस लॉस होता है, एक एडी करंट लॉस होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन मेन कम करने का क्या है, कि जो लॉसेस होगा उसको कम किया जाता है। कौन सा लॉस? हिस्टेरिसिस लॉस। इसलिए हम सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज करते हैं। और यहाँ देखो, कोर को लेमिनेट क्यों किया गया? लेमिनेट मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चिपकाना। तो कोर को मतलब सॉलिड कोर नहीं यूटिलाइज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ले चिपका चिपका के वार्निश की हेल्प से उसको लेमिनेट किया जाता है। तो व्हाई दिस इज लेमिनेटेड, क्वेश्चन मार्क, कि कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं? तो कोर को लेमिनेटेड करने का पर्पस क्या है? टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। देखो यहाँ पे लेमिनेटेड जो कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? टू रिड्यूस ईडी करेंट लॉस। ठीक है, ईडी करेंट लॉस सब बताएंगे क्या होता है बाद में। ठीक है, अभी मेन यहाँ कंस्ट्रक्शन पार्ट हो रहा है। तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, जो सर्कुलेटिंग करंट होता है वही ईडी करंट होता है, तो इसको कम करने के लिए ही कोर को लेमिनेट किया जाता है। और जो सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज किया गया है वो हिस्टेरेसिस लॉस को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में हो गया, ये एल टाइप है, ये इनवर्स एल टाइप है, एक ई टाइप भी बनता है ऐसे करके। ये सब इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफार्मर, जहाँ पे दुकान में, इलेक्ट्रिकल दुकान में जाओगे तो कुछ ऐसा देखने को तुमको मिलेगा। इस दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो कुछ से पैसा हो जाएगा। ठीक है। तो डैडीज ये भी कंस्ट्रक्शन पार्ट में ही आ गया। ये एल टाइप है, ये ई टाइप। ठीक है, इस दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो कोर मेरा कुछ इस तरीके को देखने को मिलता है।
तो दैट इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। और यहाँ पे क्या है, तो हम इस पे ये कॉपर का वाइंडिंग लपेटे हैं। क्या है? कॉपर। कॉपर मतलब तांबा का तार। तो तांबा का तार से इस पे लपेटा गया है, दैट इज कॉल्ड टर्न। ओके, इसको क्या बोलते हैं? टर्न बोलते हैं। कॉपर के वाइंडिंग से दोनों साइड हम क्या किए? लपेट दिए। तो अब दोनों साइड क्या है तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, दोनों साइड कहने का मतलब क्या है? हाँ, चला गया। देखिए, देर आर टू साइड्स। देर आर टू साइड्स मीन्स वन इज द प्राइमरी साइड, अनदर इज द सेकेंडरी साइड। एक प्राइमरी साइड होता है, एक सेकेंडरी साइड होता है। तो प्राइमरी साइड किसको बोलेंगे? जिधर सोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब इनपुट देते हैं। और सेकेंडरी साइड किसको बोलते हैं? जिधर से आउटपुट, लोड साइड। जो लोड साइड होगा वो सेकेंडरी साइड कहलाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम पूरा रिमूव ही कर देते हैं तो। और यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ओके, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है। ये है रेक्टेंगुलर कोर। शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कोर का शेप जो है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर कोर है। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं? वाइंडिंग को लपेटते हैं। ये दिस इज कॉल्ड कॉपर। ये कॉपर का वाइंडिंग है। यहाँ पे ऐसे ले, और इस जगह पे ऐसे ले। ठीक है, ये जो है ये प्राइमरी साइड है। प्राइमरी साइड मतलब इनपुट साइड बोल सकते हो। और इधर को बोलते हैं सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड में ऑलवेज सोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स, दैट इज कॉल्ड वीपी बोल सकते हो, प्राइमरी वोल्टेज। और इधर से जो अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, मतलब वीएस। या बहुत कोई V1 लिख देता है, या यहाँ पे V2 लिख देता है। तो V1 V2 ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो V1 इज द प्राइमरी वोल्टेज। मतलब कहने का मतलब हुआ, प्राइमरी साइड में ऑलवेज सोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स। और सेकेंडरी साइड ऑलवेज लोड से कनेक्टेड होगा। जो भी लोड होगा वो सेकेंडरी साइड में आपका कनेक्टेड होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका प्राइमरी वोल्टेज हो गया, और ये हो गया इसका सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए, सब कुछ यहाँ समझिए। प्राइमरी साइड ऑलवेज इंडिकेट्स द वन। वन प्राइमरी साइड वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेकेंडरी साइड को टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ वोल्टेज जब V1 लेंगे तो वोल्टेज जब अप्लाई करोगे तो करंट भी तो जाएगा। दैट इज द करंट इज द I1। ये क्या है? कॉपर का वाइंडिंग लपेटे हैं। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो प्राइमरी साइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? N1। ठीक है, और यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? दैट इज कॉल्ड E1। तो बताएंगे कैसे इंड्यूस होगा, अभी तो हम जस्ट इसको बता रहे हैं। इधर क्या है? करंट। दिस इज द लोड साइड। ये कौन सा साइड होता है? लोड, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी साइड। लोड आपका यहीं पे कनेक्ट होता है सेकेंडरी साइड में। प्लस माइनस तो है ही पहले से। इधर करंट हो गया, फ्लो होगा I2। इधर जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो क्या होगा? N2। और इधर जो आपका क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? E2। यहाँ पे जो होगा ये फ्लक्स होगा, क्योंकि ये कोर कैसा है? मैग्नेटिक कोर है। ट्रांसफार्मर का कोर कैसा बना होता है? मैग्नेट्स बना होता है, मैग्नेटिक कोर। ये फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स फाई है। ठीक है, तो देखो, एग्जाम में जब आता है तो उसमें सब कुछ लिखना होता है। V1 क्या है, I1 क्या है, N1 क्या है, E1 क्या है, फाई क्या है, V2 क्या है, N2 क्या है, सब कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, वेयर V1 क्या है? वन मतलब प्राइमरी हो गया, तो प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, V2 क्या है? पहले वन वाला अच्छा कोई दिक्कत नहीं। V2 क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज। फिर आपका क्या है? I1 क्या है? प्राइमरी क्या हो जाएगा? करेंट हो जाएगा, प्राइमरी करेंट। I2 क्या होगा? सेकेंडरी करेंट। ठीक है, सेकेंडरी करेंट।
फिर क्या है N1। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कॉपर का तार लिए थे उसको लपेटे थे, वही N1 है। तो N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है। और N2 क्या है, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, मतलब टू सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। E1 क्या है यहाँ पे, और बचा टर्म क्या, E1। तो E1 जो है यही है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी साइड। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताओ, ईएमएफ का फुल फॉर्म प्राइमरी साइड। E2 है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म नहीं जानते हो, इन सेकेंडरी साइड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ गुड, सेकेंडरी साइड, ठीक है। ईएमएफ को फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका यूनिट वोल्ट ही होगा, ठीक है। अब ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा तो हम बताएंगे, बट ये पूरा पार्ट हो गया, एग्जाम में जब आएगा तो ये डायग्राम बनाओगे और इसको लिखोगे कौन क्या है, यही चेक होता है एग्जाम में, ठीक है। V1 क्या है, V2 क्या है, जो भी पार्ट यहाँ दिख रहा है, जो भी पैरामीटर्स, तो उसको पहले ये जानना है, ठीक है। I2 क्या है, तो सोर्स किधर सप्लाई करते हैं, प्राइमरी साइड से सोर्स सप्लाई करते हैं। लोड किधर कनेक्ट होगा, तो सेकेंडरी साइड। एग्जाम में SSC जेई का क्वेश्चन है, बता रहे तुमको। CPWD, PWD का जब एग्जाम होता है गवर्नमेंट जॉब का सेंट्रल लेवल पे, तो कोई भी एग्जाम है, रेलवे में, इवन रेलवे में, ये क्वेश्चन आता है कि इन प्राइमरी साइड से क्या अप्लाई करते हैं, तो सोर्स। और लोड किधर कनेक्ट होता है, तो सेकेंडरी साइड। यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लोड किस साइड कनेक्ट करते हैं, तो सेकेंडरी साइड कनेक्ट करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टर्म यहाँ पे छूट रहा है, दैट इज कॉल्ड फाई। फाई यहाँ पे क्या है, दैट इज द यूजफुल फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स है, इसका यूनिट होता है वे वर, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ही फ्लक्स बोलते हैं, और फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट वेबर होता है। फ्लक्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में, ऑलवेज मैग्नेटिक, जहां मैग्नेट होगा वहीं पे फ्लक्स होगा, और दूसरे जगह फ्लक्स इंड्यूस नहीं हो सकता। मैग्नेटिक सर्किट होना चाहिए, मतलब एक कॉइल में आपका फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होता है, उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ देखेंगे, पहले ये यहाँ पे टर्म देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया, अब यहाँ बात आती है वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। क्या आती है, वर्किंग प्रिंसिपल। ओह पूरा मिटल गया ना, चलो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ना, कि ये ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर फैराडेज, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, जो कार्य है, वो किस प्रिंसिपल काम करता है, फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप लोग पढ़े पढ़े भी है फ्राइडेज लॉ। इसमें दो लॉ होता है, एक सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे अगर बोला जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या हुआ, कि एक कॉइल के कारण, मान लो यहाँ पे एक कॉइल लपेटे ऐसे है, और दूसरा कॉइल यहाँ पे है, तो इस कॉइल के कारण इसका इफेक्ट इस कॉइल पे, मतलब जैसे म्यूचुअल फ्रेंड होता है ना, कि एक फ्रेंड को जानते हो, उससे दूसरा कोई कनेक्टेड है, तो वही म्यूचुअल फ्रेंड कहलाता है। तो उसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन मतलब एक इस फ्लक्स के कारण ये इंटरलिंक हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड 512। अगर ये 5 1 है, ये 5 2 है, तो इससे लिंकअप हो जाएगा, मतलब इसका फ्लक्स का इफेक्ट इधर भी आ जाएगा इस कॉइल के ऊपर। तो इस फ्लक्स के कारण ही दूसरे में फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस। मतलब इसका जो कॉइल लपेटे हैं, इसका जो फ्लक्स का प्रभाव है, इफेक्ट है, तो इस पे आ जाएगा, और इस पे आएगा तो यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल में क्या है, फ्राइडेज लॉज ऑफ ट्रांसफर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वाला हो गया। दूसरा हो गया दिस, ये मेनली म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है, हम बताएंगे क्या है।
और यहाँ पे ये वर्किंग कैसे होता है ये हम जानते, ये देखते हैं, ठीक है, ये कैसे आखिर काम कैसे कर रहा है। ये तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ही, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है और ये फ्राइडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे फ्राइडे लॉ ने, याद करो कि क्या बोला था, ईएमएफ कैसे, ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। ये तो फ्राइडे लॉ ने ही बोला था। तो ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और एन क्या है, एन मेरा नंबर ऑफ टर्न्स है। एन मेरा क्या है, जो कॉपर का वायर लपेटे हो वो नंबर ऑफ टर्न्स कहलाता है। तो जितना बार लपेटोगे कॉपर कोर पे तो उतना नंबर ऑफ टर्न्स होगा। और डी फाइव बाई डी टी जो है, ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम के अनुसार डी फाइव बाई डी टी। तो फ्लक्स का चेंजिंग हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के अनुसार। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फ्राइडे लॉ ने बोला था, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा। और जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और यहाँ निगेटिव साइन ये किसके कारण है, ड्यू टू लेंज लॉ। निगेटिव साइन किसके कारण है, ड्यू टू लेंज लॉ। मतलब लेंज लॉ में क्या बोला गया था, याद करो लेंज लॉ क्या बोला था, मैंने उस दिन बताया था। जिस देखो, लेंज लॉ एक सीधा बात समझो, जिसने उत्पन्न किया उसी का विरोध उसने कर दिया। जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ उसी का वो अपोज कर देता है। मतलब डायरेक्शन वहां चेंज होने के कारण, अपोज होने के कारण साइन निगेटिव हो जाता है। ठीक है। मतलब चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाता है। मतलब एक सिंपल भाषा में, जिसने प्रोड्यूस किया उसी का अपोज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। ठीक है। तो ये निगेटिव साइन उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अपोज करने की वजह से साइन निगेटिव हो जा रहा है। तो एग्जाम में आएगा तो ये टर्म तो लिखना है, इक्वल टू माइनस एन डी फाइव एडीटी। ठीक है। अब आगे हम थोड़ा बताते हैं कि ये आखिर वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है। तुम लोग देखो, ये आखिर होता क्या है। ये ट्रांसफार्मर है तुम्हारा, ये रेक्टेंगुलर कोर है आपका। कोर कैसा है, रेक्टेंगुलर है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये आपका प्राइमरी साइड हो गया, V1। देखिए क्या होता है, इधर होता है दैट इज कॉल्ड V2। देखिए होता है क्या है, शुरू से देखोगे। व्हेन क्या अप्लाई करते हैं, प्राइमरी वोल्टेज। व्हेन प्राइमरी वोल्टेज V1 इज अप्लाइड, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड। व्हेन प्राइमरी वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी साइड, देन क्या होगा, देन करंट I1 विल फ्लो। फिर जैसे ही करंट इंटर करेगा इस कोर के अंदर, ये टर्न लपेटा हुआ है, इस कोर के अंदर जैसे ही आएगा करंट, तो कोर के अंदर जब करंट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक कोर था, कैसा कोर है ये, मैग्नेटिक कोर, सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, मैग्नेटिक कोर है। ठीक है। मैग्नेटिक कोर में क्या होगा, जैसे देखिए मान लीजिए एक सेपरेट करो, इसको ऐसे करो, इस पे लपेट दो। तो यहाँ वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट इसमें जाएगा, और करंट जैसे ही जाएगा तो क्या होगा बताओ। एक कॉइल के अंदर जब करंट जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या इफेक्ट होगा। अरे ये जो कॉइल है इसमें वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक कोर के अंदर रखा हुआ है, इसमें चारों ओर मैग्नेटिक कोर है। तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स इफेक्ट होगा, क्या बनेगा, फ्लक्स आएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ही क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स जब जनरेट हो गया तो फ्लक्स यहाँ पे क्या बन गया, फ्लक्स यहाँ पे आ गया फाई। क्या मैंने बोला, वोल्टेज अप्लाई किए, करंट गया, करंट जैसे कोर के अंदर इंटर किया। एक मिनट। देखो जब वोल्टेज अप्लाई किए तो करंट गया I1, और I1 जब इंटर कर गया कोर के अंदर तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बना। मैग्नेटिक लाइंस फोर्स को ही फ्लक्स बोलते हैं। जैसे ही फ्लक्स यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, फ्लक्स का कटिंग होगा। कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या करेगा, कंडक्टर कट्स द, कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक कंडक्टर यहाँ पे क्या है, कॉपर का कंडक्टर, कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब कटिंग होगा
तो अब किस दर से कटिंग हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस हो गया, यानी यहाँ पे ये N1 नंबर ऑफ टर्न्स था तो इसके कारण E1 इंड्यूस हो गया। अब ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल काम कर रहा था, म्यूचुअल। म्यूचुअल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फ्लक्स का इफेक्ट इस पे भी जा रहा है, इस कॉइल के ऊपर। इधर जो सेकेंडरी साइड में कॉइल था, म्यूचुअल इंडक्शन यही बोलता है ना कि इधर में जो इफेक्ट होगा कॉइल पे, वही सेम इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, इस ये इंटरलिंक्ड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस फ्लक्स के कारण इस पे भी इफेक्ट होगा, तो यहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड E2। आई नंबर ऑफ टर्न्स क्या था, N2। और यहाँ करंट तो I2 जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। ये नेट फ्लक्स ये कोर के अंदर फाई है, ये कोर के अंदर नेट फ्लक्स क्या है, फाई है। लेकिन यहाँ पे जो ये फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, तो एक के कारण दूसरे में उत्पन्न हो जा रहा है ईएमएफ, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड, एक फ्रेंड को जानते हैं उससे दूसरा फ्रेंड बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फ्रेंड। तो उसी तरह म्यूचुअल इंडक्शन मतलब एक का इफेक्ट दूसरे कॉइल पे हो गया और उसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। ठीक है, सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके कारण हुआ, प्राइमरी मतलब आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स था, जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो इंटरलिंक्ड हो गया सेकेंडरी साइड से। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण करंट क्या हुआ, प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफर हो गया। करंट क्या हुआ, प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफर हो गया, तो यही तो है, दैट इज कॉल्ड फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन इसी को बोलते हैं। ठीक है, जो करंट इधर आया सेकेंडरी ट्रांसफर जो हुआ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, मतलब इस कॉइल के कारण यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और इस कॉइल के का इफेक्ट इस पे आया तो यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो यहाँ जो इंड्यूस हुआ प्राइमरी साइड में E1 हुआ, और सेकेंडरी साइड में E2। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ट्रांसफार्मर में तो ईएमएफ जनरेट कराना ही है हमको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तभी तो ये वर्क कर पाएगा, अदरवाइज वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही हुआ, आप सीधा लाइन में क्या बोलोगे कि जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इधर प्राइमरी साइड होता है, इधर सेकेंडरी साइड होता है। तो जैसे वोल्टेज V1 अप्लाई किए तो करंट I1 गया, करंट I1 इंटर कर गया इस ट्रांसफर के मैग्नेटिक कोर में। कैसा कोर है, मैग्नेटिक कोर है, वो किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे ही करंट जाएगा, यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स का जब यहाँ पे आएगा तो फ्लक्स जैसे ही आता है तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस कर जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस तो हो गया मान लो इस साइड प्राइमरी साइड में, लेकिन सेकेंडरी साइड में कैसे ईएमएफ होगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो करंट है प्राइमरी से किधर रेफर कर जाएगा, चेंज हो जाएगा सेकेंडरी साइड में, मतलब अब कौन सा करंट आ गया, I2। और यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, E2। यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V2। और ये जो यहाँ पे ऑलवेज क्या कनेक्ट होता है, लोड। तो इसी में जब पढ़ोगे आगे तो बोलेंगे एक नो लोड कंडीशन है, बोलेंगे फुल लोड कंडीशन। तो अभी धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो डेट इज द वर्किंग प्रिंसिपल। किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, जिसको नहीं आया पूछो। एनी क्वेश्चन, वर्किंग प्रिंसिपल में हम अच्छा से बता दिए, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी वोल्टेज तो प्राइमरी करंट गया, करंट इंटर कर गया इस मैग्नेटिक कोर में, तो उसके कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। फ्लक्स जैसे जनरेट होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसको एक लाइन में ऐसे बोलो, V1 अप्लाई किए तो करंट I1 आ गया, I1 आया तो I1 करंट इंटर किया तो क्या हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ। फ्लक्स जनरेट हुआ तो क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, d5/dt, और d5/dt के बाद क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस कर गया, यही तो मेन था। ठीक है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट में आप ऐसे समझिए, और ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी साइड में भी आपका करंट जनरेट। चलो यहाँ एनी क्वेश्चन किसी को भी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए पूछता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एनी क्वेश्चन, नो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो आज अगर पढ़ना चाहोगे, पढ़ना है या फिर छोड़ देंगे, बोलो तुम लोग।
नहीं सर, रहने दीजिए। हाँ आज रहने देते हैं, रात ज्यादा टाइम हो गया, 9:30 बज गया, ठीक है। तो अभी ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, ये वीडियो हम अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ तो अभी ऑटोमेटिक कट होगा। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा हो गया प्राइमरी वोल्टेज, ये तो बता दिए, प्रिंसिपल बता दिए, कंस्ट्रक्शन भी मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है गवर्नमेंट जॉब में, आपका पीएसयू वगैरह एग्जाम जो भी होता है, एनटीपीसी, सेल, वेल, गेल, ओएनजीसी, सब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या बनता है हम बता रहे हैं तुमको, कि ट्रांसफार्मर तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ट्रांसफार्मर कैसा मशीन है ये जानो पहले, ये एसी मशीन है। कैसा मशीन है? ट्रांसफार्मर कैसा मशीन है? एसी मशीन है। याद रखना, ट्रांसफार्मर जो है ये एसी मशीन के अंतर्गत आता है। तो ट्रांसफार्मर हो गया एसी मशीन, ठीक है। और ट्रांसफार्मर जो है, इसमें अगर डीसी सप्लाई दोगे तो क्या होगा? कौन बता सकते, कोई बताओ दिमाग लगा के। जब डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस V1, इधर हो गया करंट I1, इधर हो गया I2, इधर हो गया लोड। कोई बता सकते हो? ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, लेकिन एसी की जगह हम डीसी दे देंगे तो क्या होगा? What happens when DC supply is given through the transformer? दिमाग लगा के बताओ, कोई जानते हो तो। नहीं। देखिए डीसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज। और डीसी में फ्रीक्वेंसी कितना होता है? कौन बताएगा डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? बेसिक चीज है जी, पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, फंडामेंटल ऑफ ये सब। डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? जीरो होता है, इतना इजी क्वेश्चन। 0 हर्ट्ज, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है डीसी में, डायरेक्ट करंट में। तो फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। आप देखिए यहाँ डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो एक टर्म आएगा बाद में, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते हैं। 4.44 फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे ये वाला ईएमएफ इक्वेशन का। लेकिन ये ईएमएफ इक्वेशन होता है ट्रांसफार्मर का। जब डीसी सप्लाई दोगे तो डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी तो जीरो हो गया, तो फाइव यहाँ जीरो इंटू क्या हो जाएगा, एन। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही नहीं, मतलब वोल्टेज जनरेट ही नहीं करेगा। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, देखो। जब वोल्टेज डीसी दोगे तो करंट जाएगा। करंट जब जाएगा तो यहाँ तो फ्लक्स जनरेट होगा, लेकिन फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कब? जब डीसी सप्लाई देंगे तब। तो डीसी में फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो जाएगा, बोलो? कितना हो जाएगा? कोई बता सकते हो? मैथ पढ़े हो ना। d∅dt, फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया, तो d/dt, ये फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कोई भी जीरो। कांस्टेंट। जीरो। वेरी गुड, जीरो होता है, तो जीरो हो गया। तो d∅dt यहाँ जीरो हो गया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं हो रहा है यहाँ पे, जीरो हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा? जीरो हो गया यहाँ से। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया? जीरो। तो इसका मतलब ये करंट म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं यहाँ पे। जो करंट I1 से I2 की ओर जाना है, ये करंट तो सारा इधर ही रह जाएगा, मतलब ट्रांसफर ही नहीं करेगा करंट। म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जीरो हो जा रहा है, कैसे ट्रांसफर करेगा ये? डीसी सप्लाई में फ्लक्स कांस्टेंट हो जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो हो जा रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होगा तो ईएमएफ इंड्यूस भी जीरो होगा। और ये जो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड करंट जाना था वो अब जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन हो नहीं रहा है। और जब करंट नहीं जाएगा प्राइमरी से सेकेंडरी तो क्या होगा बाबू, बोलो? सारा करंट इधर ही फ्लो करने लगेगा। और ज्यादा देर तक, मान लो किसी में ज्यादा देर तक करंट फ्लो करता है तो क्या होता है? गर्म होने लगता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट होता है। और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा देर तक होगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? चल जाएगा। जल जाएगा, यानी कॉपर कॉइल जल जाएगा तुम्हारा।